चलो सर, लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो इस चैप्टर का सबसे प्रीमियम टॉपिक है और मेजरली चांसेस है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक नंबर 4। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? पीस मील पेमेंट या फिर पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पीस का मतलब होता है सर टुकड़ों में पैसा आ रहा है। ठीक है, टुकड़ों में पैसा आ रहा है। देखो प्रैक्टिकली एक बात बताओ, क्या कभी भी डिसोल्यूशन एक दिन में खत्म हो सकता है क्या फॉर्म का? क्या सारे असेट्स आप सेम डे पे बेच सकते हो क्या? तो जो भी अभी तक आपने क्लास 12 में पढ़ा है या जो भी अभी तक अपन ने क्वेश्चंस पढ़े हैं ना सर, वो थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हैं। कैसे? उसमें एक साथ बोला होता है भाई हमको फलाना असेट से इतने रुपए मिले, फलाना से इतने मिले। अरे तो भाई एक दिन में थोड़ा ना मिल जाएंगे सारे पैसे। सारे पैसे एक दिन में थोड़ा ना मिल जाएंगे। सारे असेट्स के आप एक दिन के अंदर सिंगल डे में सेल कर दोगे। लैंड एंड बिल्डिंग भी आप सिंगल डे पे सेल कर दोगे, फर्नीचर भी आप सिंगल डे पे सेल कर दोगे, मशीनरी भी आप बेच दोगे, आपके डेटर से भी सेम डे पे पैसे रियलाइज हो जाएंगे, आप स्टॉक को भी बेच दोगे। सब सब चीज़ें एक दिन के अंदर नहीं बिकती है, टाइम लगता है। ठीक है, कोई मान लो प्रॉपर्टी आज बिक गई तो कोई प्रॉपर्टी मान लो 20 दिन बाद बिकेगी, कोई मशीनरी आज बिक गई तो कोई मशीनरी मान लो 25 दिन बाद बिकेगी। 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है, डेटर से पैसे आने में 2 महीने 3 महीने, मतलब कोई भी एन नंबर ऑफ डेज लग सकते हैं। तो प्रैक्टिकली एक सिंगल डेट पे सारा पैसा आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये रियलिस्टिक मेथड है। इसमें क्या होता है कि टुकड़ों में पैसा आता है और टुकड़ों के अंदर हम क्या करते हैं, पैसा आया है तो टुकड़ों के अंदर ही हम लोग क्या कर देते हैं, हमारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं। अब आपको पता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी पेमेंट की होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की। फिर पेमेंट होता है अपने पार्टनर्स का लोन और फिर होता है पार्टनर्स कैपिटल। तो जो भी सबसे पहले पैसा आएगा वो आप अपना बेसिक कॉमन सेंस लगाओ, अकाउंटिंग कॉमन सेंस, सबसे पहले किसको देंगे? आउटसाइडर लाइबिलिटीज को देंगे। वो भी उनके रेशियो में, वो भी उनके अमाउंट ड्यू वाले रेशियो में। मान लो एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी 3 है तो क्या तीनों में से पहले किसको दें? किसी को नहीं पता। तो क्या करने का, उनका आउटस्टैंडिंग ड्यू अमाउंट का क्या निकालने का, आपको रेशियो निकालो और रेशियो निकाल के उनको आप क्या कर दो, कमॉन पे ऑफ कर दो, जितना जितना उनके जितने हिस्से में जा रहा है। फिर जब तक कि उनका पेमेंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक उनको देते रहो। उनका पेमेंट क्लियर होने के बाद पार्टनर्स के लोन को पेमेंट दो और उसका पेमेंट क्लियर होने के बाद किसको देना होता है? पार्टनर्स कैपिटल को देना होता है। इस तरीके से हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है कमॉन? पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन या पीस मिल पेमेंट। क्या नाम है इसका? पीस मिल पेमेंट या पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज ग्रेजुअल पेमेंट, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड ग्रेजुअल पेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज। धीरे धीरे असेट्स रियलाइज होंगे और धीरे धीरे हम क्या करते रहेंगे, ग्रेजुअली हमारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये प्रैक्टिकल मेथड है बिल्कुल। तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिसोल्यूशन, जिस दिन डिक्लेयर हुआ कि फर्म डिसोल्यूशन में जा रही है, अप टू अ सर्टेन पीरियड। कब तक? डिक्लेरेशन ऑफ डिसोल्यूशन से अप टू अ सर्टेन पीरियड असेट्स आर ग्रेजुअली रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज आर ग्रेजुअली पेड along with expenses. This process is known as piecemeal payment या piecemeal distribution. piecemeal payment या piecemeal distribution. ठीक है, तो पेमेंट्स आर मेड इन दी फॉलोइंग ऑर्डर। अपने को पता है वैसे, पर फिर भी रीड कर लेते हैं। सबसे पहले किसको देते हैं? पेमेंट टू ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटी। ठीक है, इंक्लूडिंग लोन फ्रॉम रिलेटिव्स। लोन फ्रॉम रिलेटिव भी क्या है? आउटसाइडर लाइबिलिटी। जैसे बैंक का लोन हो गया, रिलेटिव का लोन हो गया, या कोई पार्टनर की वाइफ का लोन हो गया, ये अपने लिए क्या है? आउटसाइडर लाइबिलिटी। सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी को पेमेंट करना होता है। उसके बाद हम लोग करते हैं किसी भी पार्टनर ने अगर हमको लोन दिया है तो उसका पेमेंट करते हैं। और तीसरा प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा है? पेमेंट ऑफ कैपिटल बैलेंस ड्यू टू पार्टनर। अगर पार्टनर हमसे पैसा मांगता है फर्म से तो फिर पार्टनर का पेमेंट सबसे लास्ट में होता है। क्लियर है सर? ये कहानी पढ़ी अपन ने। तो अब सर कैपिटल कितनी ड्यू है पार्टनर को, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आता है। क्या क्या चीज का पेमेंट करना होता है बताओ पार्टनर्स को? एक तो कैपिटल बैलेंस जो दिया हुआ है वो, एक करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है वो, और रिजर्व्स और सरप्लस का पेमेंट, और फिक्टिशियस असेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पेमेंट हम माइनस कर देंगे। और अगर अपन ने किसी पार्टनर को लोन वोन दे रखा है तो उसका भी पैसा माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक इकट्ठा पेमेंट आ रहा है, मतलब इकट्ठा पेमेंट आ नहीं रहा, ग्रेजुअल पेमेंट आ रहा है, ग्रेजुअल अपन चुका रहे हैं, ग्रेजुअल पेमेंट आ रहा है, ग्रेजुअल अपन चुका रहे हैं। तो यहाँ पे रियलाइजेशन का लॉस और रियलाइजेशन का प्रॉफिट तो आने वाला नहीं है। तो हम लोग अब किस तरीके से इसको बांटें? पैसे को धीरे धीरे आएगा तो धीरे धीरे कैसे बांटें? उसके लिए अपने पास में क्या है सर? 2 मेथड्स हैं। पीस मिल पेमेंट करने के हमारे पास में क्या कमॉन? 2 मेथड है। मेथड नंबर 1 है मैक्सिमम लॉस मेथड। कौन सा नाम है? मैक्सिमम लॉस मेथड। और मेथड नंबर 2 का नाम है हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। क्या नाम है? हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। पहले ये मेथड और पहले ये चैप्टर, पहले ये टॉपिक कहाँ आता था?
इंटरमीडिएट में, अब आपके सीए फाउंडेशन में इन्होंने ये जून अटेम्प्ट से इनकॉर्पोरेट कर दिया है, बट ये बड़ा इजी है, आसान मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक बार मैक्सिमम लॉस मेथड में हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे, उसको एक बार रीड करते हैं और फिर इसका इलस्ट्रेशन नंबर एक बार 6 करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। तो नाम है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। अब इसमें होता क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड for the payment of partners capital after the payment of outsider liability, outside liability। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बैंक का लोन है आपके ऊपर, आपके ऊपर किसी रिलेटिव का लोन है, आपके ऊपर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है, तो पहले तो सोचना ही नहीं है आपको, पहले तो पेमेंट किसे करना है, आउटसाइडर लाइबिलिटी को। पहले बैंक लोन का पेमेंट होना है, पार्टनर के वाइफ का लोन का पेमेंट होना है, रिलेटिव के लोन का पेमेंट होना है, तो वहां तक तो सेम चलने वाला है। फिर किसका पेमेंट होना है, पार्टनर के लोन का पेमेंट होना है, वहां तक भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, पैसा आते रहे, धीरे धीरे देते रहो। किसको किसको, आउटसाइडर लाइबिलिटीज को और पार्टनर के लोन को। तो वहां तक तो कोई सोचने की बात नहीं है, वहां तक कोई मेथड नहीं है, वहां तक कोई भी मेथड नहीं है। मेथड कब चालू होता है, जब आउटसाइडर लाइबिलिटीज और पार्टनर के लोन का पेमेंट हो चुका है, उसके बाद बात होती है कि अब पार्टनर्स को जो पेमेंट करना है वो किस तरीके से किया जाए। और उसके लिए दो मेथड है, कौन कौन से, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड और हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। का नाम है हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड की। तो ये बोल रहा है कि जब आपने आउटसाइडर लोन को, आउटसाइडर अपने पार्टनर के लोन को पेमेंट कर दिया है, और फिर बारी किसके पेमेंट की आई है, पार्टनर की कैपिटल की बारी आई है पेमेंट करने की ना, तो फिर कैसे हम लोग पेमेंट करेंगे वो बता रहा है। तो आगे लिखता है ये, अंडर दिस मेथड टू अजम्पशन आर टेकन एज बिलो। अब इस मेथड में हम लोग क्या अजम्पशन लेंगे ना, वो ये बता रहा है। इस मेथड में हम कुछ अजम्पशन लेंगे। देखो आप इसके नाम से थोड़ा जज कर पा सकते हो कि इस मेथड का नाम में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो मैं आपको टेंटेटिवली एक आइडिया देना चाहूँ ना, तो आप ये मानो कि आउटसाइडर लायबिलिटी चूक गई, पार्टनर के लाइन लोन वोन अपन ने चुका दिए, उसके बाद में जो भी पैसा रियलाइज तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि भी पैसा आएगा ही नहीं, पैसा तो आएगा, टुकड़ों में आएगा भले, पर पैसा आएगा। तो जब आउटसाइडर लायबिलिटी और पार्टनर के लोन को पेमेंट करने के बाद अपने पास जो भी पैसा आता है या जो भी पैसा बचता है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो पेमेंट जो अपने पास में बचा है या जो भी पेमेंट हमारे पास में आया है ना, वो आखिरी पेमेंट है। क्या है वो, आखिरी पेमेंट है, फाइनल पेमेंट है वो। उसके बाद हमारे पास में पैसा आने वाला नहीं है, भले ही आएगा पैसा और, बट हम तो ये मान लेते हैं कि आउटसाइडर लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, पार्टनर के लोन को पे ऑफ कर दिया। इन दोनों को पे ऑफ करने के बाद जो भी पैसा हमारे पास में आएगा, जैसे मान लो हमारे पास में 4 असेट है, तो असेट नंबर 1 सेल करी, आउटसाइडर लायबिलिटी पेमेंट हो गई। असेट नंबर 2 सेल करी, पार्टनर का लोन का पेमेंट हो गया, ठीक है। अब असेट नंबर 3 सेल करी, अब इससे किसको देना है, पार्टनर्स के कैपिटल को देना है। अभी असेट नंबर 4 बाकी है, पर ये मान लो कि असेट नंबर 3 से जो पेमेंट आया वो क्या है, फाइनल पेमेंट है, इसके बाद पेमेंट आने वाला नहीं है। हम ऐसा अज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एवरी अमाउंट अवेलेबल, हम क्या अज्यूम करते हैं कि अब जो पेमेंट हमारे पास में, अब जो अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल है वो क्या है, कम ऑन, फाइनल है या फिर लास्ट अमाउंट है। और इस अमाउंट के बाद हमारे पास में कुछ भी अवेलेबल होने वाला नहीं है, ठीक है। हम ऐसा अज्यूम करते हैं, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। कि हो सकता है कि इसके बाद पैसा आए ही ना, क्या पता चौथी असेट बिके ही ना, क्या पता चौथी असेट बिके ही ना भाई साहब, बस तीसरी असेट बिक के रह गई है, और ये जो असेट बिक के रह गई है, तो जितना फाइनल पेमेंट आया वो आ गया, और इसके बाद पेमेंट आने वाला नहीं है। तो हद मार के हमें कितना लॉस होगा वो कैलकुलेट करो, पार्टनर्स में बांट बूट के नक्की करो, और जिसका पेमेंट जो बनता है वो उसको दे दो। कुल मिला के एजम्पशन करना है पहला कि जो अब पेमेंट मेरे पास में अवेलेबल है वो क्या है सर, फाइनल पेमेंट है, लास्ट पेमेंट है, ठीक है। इसके बाद मेरे हो सकता है कि पैसा आए ही नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, ठीक है। सेकंड एजम्पशन क्या है कि जैसे मान लो हमने ये माना कि भाई ये फाइनल पेमेंट है, पार्टनर्स को ओवरऑल पे करना है 4 लाख, और असेट नंबर 3 को बेच के आए 40,000, तो बताना लॉस कितना हो गया, 3,60,000। कितना लॉस हो गया, 3,60,000 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। 3,60,000 रुपए का लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स ही करेंगे। किस रेशियो में, उनके पीएसआर रेशियो में, जो भी उनका लास्ट फाइनल रेशियो था उसमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया, जिसको मैं लॉस मान रहा हूं, हो सकता है लॉस नहीं हो, पर जिसको मैं लॉस मान रहा हूं वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर किसी
पार्टनर का जो बैलेंस आ रहा है वो अगर आ रहा है मान लो जी नेगेटिव, क्या आ रहा है कमॉन, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, देन वी हैव टू अज्यूम दैट सच पार्टनर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। क्या हो चुका है वो पार्टनर, इंसॉल्वेंट हो चुका है, एंड हिज डेफिशिएंसी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर पार्टनर एज पर द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे। गार्नर वर्सेस मुर्रे के डिसीजन के हिसाब से हम किस पार्टनर को देते थे डेफिशिएंसी, इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी कौन बांटता था, सॉल्वेंट पार्टनर। अब उसमें भी दो थे अलग अलग, फिक्स कैपिटल मेथड में अलग था और फ्लक्चुएटिंग मेथड में अलग था। तो फिक्स में क्या था, फिक्स रेशियो में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और फ्लक्चुएटिंग में क्या था, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है क्या? तो उस टाइप से उसकी डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बार का हमारा अकाउंट या हमारा स्टेटमेंट क्लोज कर देते हैं। फिर हो सकता है कि चौथा सेट बिक गया हो बाद में, फिर पैसा आ गया हो, फिर वापस से क्या निकालेंगे कि ये फाइनल पेमेंट है, फिर वापस से रिवाइज लॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिवाइज लॉस। रिवाइज लॉस निकालने के बाद में वापस से उस लॉस को बांट देंगे। फिर किसी पार्टनर की डेफिशिएंसी आएगी तो उस डेफिशिएंसी कौन बांट लेगा आपस में, सॉल्वेंट पार्टनर। किस रेशियो में, उसके कैपिटल रेशियो में या एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में। क्लियर है? और ऐसे हम करते ही जाएंगे जब तक कि सारे पार्टनर्स का पेमेंट नहीं चूक जाता। और अगर मान लो लास्ट में मुझे पता लगा कि भैया वाक्य में ही अब पैसा नहीं आ रहा है, तो मैं तो पहले ही मान चुका था कि पैसा नहीं आ रहा है, मैं लॉस को पहले ही बांट चुका था, तो जितना लॉस सब में जाना था वो चला गया, जितना पेमेंट सब में जाना था वो चला गया और स्टेटमेंट क्लोज हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब सर देखो पढ़ के तो ये समझ में ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है, अपन ने बस इसका एक बेसिक आइडिया ले लिया। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, तब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। पर ये है बड़ा आसान, मैक्सिमम लॉस मेथड बड़ा इजी है। अभी आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको लगेगा अरे बस यही था क्या, ऐसा लगने वाला है आपको। तो फटाफट से आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। ये देखो क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा, अभी इजी लगेगा, मेरी गारंटी है। तो 3 पार्टनर है ए बी और सी, ठीक है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर कैपिटल वर 9,600, 6,000 एंड 8,400। तो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस हमको दिया हुआ है निकाल के ही कि 9,600 तो ए मांगता है, 6,000 रुपीज बी मांगता है और 8,400 रुपीज सी मांगता है, ठीक है। पर पहले पार्टनर को देंगे क्या, ये पहले आउटसाइडर लायबिलिटी, तो पहले आउटसाइडर लायबिलिटी का पता लगा लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आउटसाइडर लायबिलिटी हमारे पास में है, एक तो हमने ना लोन लिया था जी, किससे लोन लिया था, पार्टनर के स्पाउस से। पार्टनर का स्पाउस मतलब पार्टनर के लाइफ पार्टनर, ठीक है, पार्टनर के लाइफ पार्टनर जो भी है, ठीक है। तो पार्टनर के लोन से जो पार्टनर के स्पाउस से जो हमने लोन लिया था उस पे ब्याज चढ़ रखा है हमारे पे 2,000 का, मतलब लोन की कोई लायबिलिटी नहीं बता रहा, ये तो बता रहा है कि बस इंटरेस्ट देना बाकी है। तो स्पाउस के लोन पे कितना ब्याज देना है, 2,000, और पार्टनर से जो लोन लिया था उस पे भी कितना ब्याज देना बाकी है, 1,000। तो पहली प्रायोरिटी किसकी है, पार्टनर के स्पाउस से जो लोन लिया था उसकी लायबिलिटी 2,000 पहले चुकाएंगे, फिर पार्टनर से जो लोन लिया था उसकी लायबिलिटी बाद में चुकाएंगे, और फिर लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करेंगे। प्रायोरिटी समझ गए आप लोग, ऑर्डर समझ गए। पहले इसको देंगे, पार्टनर के स्पाउस का जो लोन था उसका जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी वो पहले पे कर देंगे, फिर पार्टनर के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट बाकी था वो पे कर देंगे, और फिर बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में। तो पहले तो ये दोनों का पेमेंट करते हैं, फिर देखेंगे कौन सा मेथड लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है, वो तो बात की बात है। तो पहले तो इनका पेमेंट अपन करते हैं। समझ में आ रहा है कि आपको पहले किसका पेमेंट करना है हमारे को, पार्टनर्स के स्पाउस के लोन की इंटरेस्ट, पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट। समझ में आ गया, इजी सेट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। तो ये बता रहा है कि मान लो अपने पास वैसे तो 4 असेट थे जिस दिन डिसॉल्व हुआ, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, मशीनरी है और स्टॉक है, 4 असेट है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप ऐसा मानो कि असेट जो है ना आपको दिए हुए वो जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ना उस ऑर्डर में ही रियलाइज हुए। मतलब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का 1,000 आया, फिर कुछ दिन बाद फर्नीचर के 2,000 आए, फिर कुछ दिन बाद मशीनरी के 1,200 और फिर कुछ दिन बाद स्टॉक के 4,000। जितना लिखा हुआ उतना ही आ गए मान लो, ठीक है। पर पहले किसका, इन्वेस्टमेंट, फिर फर्नीचर, फिर मशीनरी, फिर स्टॉक। समझ में आया? अरे बोलो नहीं आया क्या, इजी, इसमें क्या है, समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। तो बोल रहा है दी असेट रियलाइज्ड इन फुल इन दी ऑर्डर
इन विच दे आर लिस्टेड अबव। बस क्या आपको बता दिया इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन कि बी कौन है, इंसॉल्वेंट है। बी कौन है, कम ऑन, बी तो एक्चुअल में इंसॉल्वेंट है, ये अपने को उसने बता दिया। अब करना क्या है, तो वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing the distribution of cash as and when available and by applying the maximum possible loss procedure और by applying maximum loss possible loss method। तो ठीक है सर, ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे क्या बनाना है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन करने का स्टेटमेंट बनाना है, पर कौन सा मेथड फॉलो करते हुए, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड को फॉलो करते हुए। क्लियर है? तो देखो इस टाइप से अपने स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनता है। आपने बना लिया क्या? अरे बना लिया क्या, बोलो। तो हमारा फॉर्मेट जो बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। सबसे पहले देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, चेक करो। सबसे पहले क्या लिखा है, कम ऑन, स्टेटमेंट ऑफ पीसमिल पेमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अपने क्या लिखा हुआ है, फिर अपन ने लिख दिया कि भैया अपने पास में किस किस का क्या क्या लोन है, वो लिख दिया अपन ने, बैलेंस ड्यू। फिर अपने पार्टनर से किस किस को पार्टनर को कितना पेमेंट देना है वो भी लिख दिया। सबसे पहले लिखा इंस्टॉलमेंट और डेट, फिर लिख दिया मैंने पर्टिकुलर्स, फिर लिख दिया टोटल अमाउंट, फिर लिख दिया फिर मैंने सीक्वेंस में जचाया है, जिसका पहले प्रायोरिटी ऑर्डर है वो पहले लिख दिया, फिर जिसका सेकंड है सेकंड, और फिर जिसका थर्ड है वो थर्ड। बोलो क्लियर है? सबसे पहले स्पाउस को देंगे, फिर पार्टनर को, फिर पार्टनर्स के कैपिटल को। क्लियर है ना? यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो सबसे पहले किसका पेमेंट आएगा भाई, इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब देखो मैं चालू करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो सबसे पहले तो ये बताओ, जिस दिन डिसॉल्व हुआ क्या उस दिन मेरे पास में कोई कैश अवेलेबल था क्या? बोलो बोलो, कैश अवेलेबल है क्या? बोलो। मेरे पास में कोई भी कैश अवेलेबल उस दिन तो नहीं है। कैश अवेलेबल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब पहली इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए मिलेंगे मेरे को? पहली इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए मिलेंगे, कम ऑन? 1000। क्या बेच के? इन्वेस्टमेंट बेच के। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं इंस्टॉलमेंट नंबर 1। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए आए भाई इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करके? 1000। तो मैंने यहां लिख दिया साहब 1000। ओके, अब बताना मेरे पास टोटल कैश अवेलेबल कितना हो गया। हालांकि चलो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बट मान लो होता तो वो जोड़ के 1000 जोड़ के मैं लिखता कि अब कैश का बैलेंस का मेरे पास में अवेलेबिलिटी कितनी है, 1000 रुपीज की कैश की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, आप बताओ सबसे पहले किसको पेमेंट करना है? स्पाउस के लोन के इंटरेस्ट को। ठीक है, तो मैं लिखेंगे लेस पेमेंट मेड टू या पेमेंट मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन स्पाउस लोन। कितना पेमेंट कर सकते हैं अपन? मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप? 1000। ये 1000 मैंने माइनस कर दिया, टोटल कॉलम से माइनस करूंगा, कैश कितना बचा वो जानने के लिए। और स्पाउस का भी फिर कितना लोन कम हो जाएगा? 1000 का स्पाउस का लोन कम हो जाएगा। हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है क्या? 1000 रुपीज कैश के कॉलम से भी माइनस कर दिया, टोटल अमाउंट से भी, और 1000 रुपीज स्पाउस के कॉलम से भी माइनस कर दिया। अब मैं यहां निकालूंगा सर बैलेंस ड्यू। क्या निकालूंगा सर अब मैं, कम ऑन, बैलेंस ड्यू। तो अब देखो बैलेंस ड्यू में मेरे पास में कैश अवेलेबिलिटी तो 0 है, कैश तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बताना भाई स्पाउस का इंटरेस्ट अभी भी कितना बाकी है? 1000। पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट कितना बाकी है? 1000। पार्टनर का कैपिटल कितना बाकी है? 9600। बी का 6000 और सी का 8400। इजी। हेलो, क्लियर है? तो सिंपल, बिल्कुल इजी।
अब बताओ सर, अब क्या होगा? अब मेरे पास सेकंड पेमेंट आएगा। किसका पेमेंट आएगा बताओ? किसका पेमेंट आएगा? कमॉन, फर्नीचर को सेल के, फर्नीचर को सेल किया, फर्नीचर को बेच के या फर्नीचर को सेल करके कितना पेमेंट आने वाला है मेरे पास में? 2000। कितना आ रहा है कमॉन? 2000। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सेकंड इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अवेलेबल बैलेंस मेरे पास में जीरो था, ठीक है, तो मैंने लिखा रियलाइजेशन ऑफ फर्नीचर। कितना आ गया भाई? 2000। अब बताओ इस 2000 में से पहले किसको? स्पाउस के इंटरेस्ट को, प्रायोरिटी तो वही होगी, तो लेस पेमेंट मेड टू इंटरेस्ट ऑन स्पाउस लोन। कितना? 1000 बचा हुआ, 1000 ही तो 1000 देंगे, और 1000 स्पाउस के लोन में से हम लोग क्या कर देंगे अमाउंट? माइनस कर देंगे। अभी भी कितना पैसा बचा है? 1000 बचा है ना? बचा है ना 1000? किसको दे दें? पार्टनर को दे दो। तो लेस कैपिटल नहीं, पार्टनर के लोन के इंटरेस्ट को पेमेंट करना है। पेमेंट मेड टू या पेमेंट मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितना? 1000। ये 1000 कर देंगे पार्टनर को पे, पार्टनर के लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे। चलो अब वापस का निकालेंगे भाई, बैलेंस ड्यू। चलो बताओ भाई, बैलेंस ड्यू बताओ। कैश बचा है क्या? अब तो बस पार्टनर की कैपिटल बची है 9600, 6000 और 8400। लिख लिया? अब थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट किसका मिलेगा बताओ सर? थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट मिलेगा मशीनरी का। रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ, या फ्रॉम मशीनरी, या फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, जैसा भी लिखना चाहो। कितना? 1200। कितना मिला सर? 1200। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? अब देखने क्या करना है, अब क्या मानना है बताओ भाई? अपना मेथड क्या बोला? अपना मेथड बोला कि सर क्या अजम्पशन है कि अब जो अमाउंट अवेलेबल है ना, वो क्या है सर? फाइनल पेमेंट है, लास्ट पेमेंट है, और उसके बाद कोई भी हमारे पास में पैसा अवेलेबल होने वाला नहीं है। तो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलता है ये मेथड? ये बोलता है कि आप निकाल लो कि हमें हद मार के अब कितना लॉस हो सकता है। बताओ टोटल कितना पेमेंट करना बाकी था पार्टनर्स को? टोटल करो उसकी फटाफट से, कितनी आ रही? कम ऑन, कितना पेमेंट करना बाकी था पार्टनर्स को? 24,000। यस और नो? कितना था? 24,000। ठीक है, 24,000 टोटल पेमेंट करना बाकी था। उसमें से मेरे पास कितना अवेलेबल है मैक्सिमम? 1200। बताना कितना लॉस हो गया? 22,800। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। क्या बोलते हैं कमॉन इसको? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। तो देखो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम लॉस ऑफ रुपीज, कितना बताया आपने मेरे को? 22,800। कैसे आए? ये अंदर लिखना है आगे, अभी ये टोटल अमाउंट वाले कॉलम मत लिखना भाई। 24,000 टोटल कैपिटल माइनस 1200, बाहर मत लिखना इसको, इंटरनल कॉलम में लिखना, इतनी बात। मैक्सिमम लॉस ऑफ 22,800। अब क्या करेंगे इस लॉस का? क्या करेंगे इस लॉस का? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो मैक्सिमम लॉस ऑफ 22,800 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, रेशियो क्या है? 5:3:2। बताओ भाई, ए का बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ। कैलकुलेटर कितना आ रहा है? 11,400। ए का लॉस, तो मैं ए का लॉस यहां माइनस कर रहा हूं, 11,400 माइनस कर दिया कमॉन मैंने। देखो पेन चेंज कर लोगे तो बेटर रहेगा, मतलब अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं, मतलब इफ यू चेंज द पेन तो बेटर रहेगा, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी आपको। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है? 6,840। और यहाँ कितना आ रहा है? 4,560। ठीक है, क्या किया मैंने? मैंने माना कि जो भी पेमेंट अवेलेबल है ना पार्टनर्स को देने के लिए वो फाइनल पेमेंट है। इसका मतलब मैंने निकाल लिया कि भाई हद मार के मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, तो मैक्सिमम लॉस मुझे हो रहा है 22,800। अजम्पशन पे चल रहा है सारा कार्यक्रम। और ये जो लॉस आया उसको मैंने पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल में लॉस देने के बाद ना, देखो मेरी बात सुनना, मेरी ढंग से एकदम देखना। अभी ये फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है, बस अभी अभी आप केवल ये तीन, बस ये तीन माइनस करने के बाद बताओ देखिए कितना कितना पार्टनर का क्या बैलेंस आ रहा है, बताओ देखिए कितना आ रहा है। ए का प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? माइनस आ रहा है कितना? 1,800, 840। हाँ, और प्लस है माइनस? प्लस आ रहा है 3,840। ये आ रहा? हेलो? अरे कुछ नहीं, मैंने लॉस बांट दिया। लॉस बांटने के बाद देखा कि किसके पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव आ रही है, किसकी कैपिटल पॉजिटिव आ रही है। अभी भी बी पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है। अभी भी सी कौन है? पॉजिटिव है। बी का तो लॉस आ ही रहा है, ए का भी लॉस आ रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या बी अपने घर से 840 रुपए ला सकता है क्या? क्यों? वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, क्या ए ला सकता है क्या? ला तो सकता है, बट अपन अजम्पशन बताऊं क्या करते हैं? अपन ये अजम्पशन करते हैं कि इफ बैलेंस ड्यू टू एनी पार्टनर इज नेगेटिव then it is assumed that such partner has become insolvent। बी तो इंसॉल्वेंट था ही, और ए भी हम क्या मान रहे हैं? इंसॉल्वेंट है। मतलब एक ए भी इसका लॉस नहीं ला सकता, बी भी खुद का लॉस नहीं ला सकता। तो बताना ए और बी का लॉस कौन झेलेगा? कौन झेलेगा? सी। तो क्या लिखा हुआ है? एंड देयर डेफिशिएंसी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और विल बी मैट बाय अदर पार्टनर एज पर द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल या मुर्रे केस। तो यहां पे तो ए की सॉल्वेंट पार्टनर है कौन? सी। तो सर ए और बी की डेफिशिएंसी को कौन झेल जाएगा? सी झेल जाएगा। तो ठीक है, अभी अभी मेरा कंटिन्यू चल रहा है, ये लाल पेन से करूंगा मैं कार्यक्रम अभी तक। ठीक है, मैंने कार्यक्रम सेट अलग कर रखा है अभी। वो ऊपर वाले मैंने मैंने छोड़ दिया, वो स्टेटमेंट तो मेन तो ऊपर वाला ही है, ये मैं यहाँ पे अपना कार्यक्रम सेट कर रहा हूँ, मेथड बता रहा है वैसे वैसे कर रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ कि डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी मैट बाय कौन भर रहा है भाई, कौन भुगत रहा है? सी, क्योंकि सी ही कौन है? एकमात्र सॉल्वेंट पार्ट। वैसे तो ए भी सॉल्वेंट था, बट हमने तो ए को भी क्या मान लिया? इंसॉल्वेंट। बी तो इंसॉल्वेंट था ही, और नहीं होता तो भी मान लेते बी को इंसॉल्वेंट, क्योंकि नेगेटिव है अमाउंट। तो सी ही सिर्फ कौन है? सॉल्वेंट है। तो ए और बी की नेगेटिव बैलेंस को कौन भुगत देगा? सी भुगत लेगा भाई साहब। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी मैट बाय सी, तो यहां पे तो प्लस कर दूं, इनको तो मजे हो गए ना। और यहां पे माइनस करूंगा, कितना माइनस होगा बताओ? एक तो ये 1,800 ए की भुगत ली, तो और एक भुगत ली 840 अपने सी की, सॉरी बी की। अब बताओ ये भुगतने भुगतने के बाद क्या आ रहा है भाई साहब, बताओ। हाँ कमॉन, कितना आ रहा है बताओ?
मैजिक मिलेगा आपको, देखना। अपने पास पैसे कितने अवेलेबल थे? पैसे कितने अवेलेबल थे? 1200। तो पैसे ए को देने हैं क्या? बी को देने हैं क्या? देने किसको है? सी को। देने किसको कमोन? सी को। कितने रुपए? 1200 रुपए। तो देखो अब मैं लिखूंगा, अब वापस से आ रहा हूं मैं अपने ओरिजिनल पेन पे। ये 1200 अवेलेबल थे ना मेरे पास में, ये एक बार का ये मान लो लिख दिया मैंने, पर इसको भूल जाओ आप क्या लिखा है। अब जो ये एडजस्टमेंट करने के बाद कुल मिला के ये भूल जाओ। अब देखो वापस से मैं अपने ब्लू पेन पे आ रहा हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये सब हो गया, ये कार्यक्रम रेड पेन से लिख दिया। अब देखो मैं लिख रहा हूँ अमाउंट पेड टू, अमाउंट पेड टू सी। कितना आया सी के पास? 1200 रुपए सी को पे ऑफ कर देंगे। अरे यार दोनों के लॉस वॉस झेलने के बाद भी बेचारा पैसा मांग रहा है फॉर्म से। कितने रुपए मांगता है फॉर्म से अभी भी वो? 1200 रुपए। अपने पास अवेलेबल कितने हैं? 1200। तो दे दिया 1200 किसको? सी को। अरे समझो ना यार, अपन ने क्या किया, जो 1200 रुपीज आए थे, हमने माना कि वो मैक्सिमम अमाउंट है अब जो आने वाला है, उसके बाद कुछ भी पैसा आने वाला नहीं है। तो हमने देखा कि यार टोटल कितना पेमेंट करना था कैपिटल का? 24,000 का पेमेंट करना था। उसमें से अगर 1200 मिलेगा तो लॉस कितना हो गया? 22,800 रुपीज का रियलाइजेशन लॉस हो गया। इसी को तो क्या बोलते हैं कमॉन? रियलाइजेशन लॉस। कि हमारे पास 22,800 रुपए कम है। इस लॉस को अपन ने इसमें बांट दिया, ए में, बी में और सी में। किस रेशियो में? उनके पीएसआर में, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये बांटने के बाद ए की कैपिटल नेगेटिव आ गई, बी की कैपिटल नेगेटिव आ गई और सी की ही सिर्फ पॉजिटिव आई। मतलब सी तो अभी भी पैसे मांगता था 3840, पर ए से अब हम मांगते थे 1800 और बी से हम मांगते थे 840। तो ए और बी क्या पैसे लाने में सक्षम है क्या घर से? नहीं है। बी तो वाक्य में इंसॉल्वेंट है और ए को भी हम क्या मान लेंगे यहाँ पे? इंसॉल्वेंट मान लेंगे। मतलब ए भी पैसा नहीं ला पाएगा, बी भी पैसा नहीं ला पाएगा। तो ए और बी का जो डेफिशिएंसी है वो कौन मैट करेगा यहाँ पे? सी। तो ए और बी का नुकसान भी दे दिया सी को, फिर भी सी पैसा मांगता है। कितना? 1200। तो अब तो किसको देना पड़ेगा ये 1200? पहले किसको देंगे? सी को। ये 1200 किसको देंगे कमॉन? सी को। आपके सामने प्रूव कराना यार। हेलो, लॉस दे दिया ए बी सी को। लॉस देने के बाद ए और बी की बेचारे की डेफिशिएंसी भी झेल लिया सी। उसके बाद भी सी बोल रहा है यार अब तो 1200 दे दो यार, अब तो मेरे 1200 बनते हैं। तो ठीक है भाई 1200 ही है हमारे पास, तू ले जा 1200। तो अमाउंट पेड टू सी। कहने का मतलब सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाए? पार्टनर्स को। वो इस तरीके से निकालते हैं, लाइक विच पार्टनर्स नीड्स टू पे इन फर्स्ट प्रायोरिटी। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से। किससे कैलकुलेट किया मैंने? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से। तो ये 1200 किसको देने निकले भाई साहब? सी को देने निकले। सी को 1200 रुपए दे दिए। यहाँ तो लिख दिया मैंने -1200 और यहाँ लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दूंगा मैं 1200 रुपए पेड टू सी। अब बताना भाई अमाउंट ड्यू कितना बचेगा? अब बताना भाई अमाउंट ड्यू कितना बचेगा अमाउंट? अब बताना अमाउंट ड्यू कितना बचेगा? अभी भी, अरे एक्चुअल में थोड़ा ना लॉस हो गया है। अभी भी कितना पैसा मांगता है ए? अभी भी कितना पैसा मांगता है ए फॉर्म से? ये तो मैंने कार्यक्रम जो रेड पेन से किया था वो क्या क्यों करा था मैंने तो ये देखने के लिए किया था कि अगर मान लो 1200 ही होते मेरे पास में लास्ट, तो 1200 किसको पहले पे किए जाते? तो वो सी को पे किए जाते। तो एक्चुअल में पे तो सी को ही हुआ है ना। एक्चुअल में पे तो ए को तो हुआ नहीं, बी को तो हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली ए अभी भी कितना पैसा मांगता है? ए अभी भी कितना पैसा मांगता है कमॉन? 9600। सर क्यों मांगता है? हमने तो लॉस मान लिया ना। अरे तो लॉस एक्चुअल में थोड़ा ना हुआ था यार, हमने तो अज्यूम किया था लॉस हो जाए तो। लॉस हो जाए तो लॉस के बाद में ए और बी और सी को लॉस कितना मिलेगा, उसके बाद इनकी कैपिटल का बैलेंस क्या आएगा। ए और बी के लॉस को झेलने के बाद भी सी का कैपिटल बैलेंस क्रेडिट आ रहा था, तो 1200 बैलेंस तो दे दिया अपन ने सी को। मतलब ए और बी को अपन ने कोई पेमेंट दिया या नहीं दिया? ए और बी को अभी तक 1200 में से कुछ दिया क्या? अभी भी ए कितना मांगता तो है फॉर्म से? 9600। बी अभी भी कितना मांगता है फॉर्म से? 6000। ये लिख दिया मैंने वापस से 6000। अब बताना सी कितना मांगता है? अब सी कितना मांगता है? अब सी कितना मांगता है? अब वो 1200 किसको पे हुए? सी को। कितना मांगता है कमौन अभी? 7200। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये जो मैंने यहाँ कार्यक्रम किया है ना, वो मैंने ये निकालने के लिए किया था कि ये 1200 पहले किसको दे। इसलिए मैंने क्या अज्यूम कर लिया, ये फाइनल पेमेंट है, इसके बाद कोई पैसा आने वाला नहीं है, मतलब लॉस हो गया। सबको लॉस वॉस बांटने बूटने के बाद में, इनकी डेफिशिएंसी बांटने के बाद में भी सी बोला मैं तो 1200 मांगता हूं। तो हमने क्या किया, 1200 भैया पहले तू ले ले।
तो सिर्फ पेमेंट किसको हुआ है, सी को ही तो हुआ है। 8400 में से गए 1200, कितना बचा भैया 7200। बी को कोई पेमेंट हुआ, बी को कोई पेमेंट हुआ नहीं हुआ, तो बी का कितना बचा 6000। ए को पेमेंट हुआ, कितना बचा 9600। हेलो, सॉर्टेड है जीवन। देखो मैं फिर कह रहा हूं, एक बार इसको सॉल्व करोगे, फिर एक मेथड नंबर 2 है जिसका नाम है हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। जब उस मेथड को पढ़ लोगे ना, तब समझ में आएगा कि ये यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा था। ठीक है, बेटर क्लैरिटी दूसरे मेथड को पढ़ने के बाद में इसकी और आएगी। पर अभी अपन क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या, क्यों कर रहे हैं एक बार छोड़ो, क्या कर रहे हैं समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, पक्की बात। अब अगला पेज पे बनाओ वापिस से फॉर्मेट, फास्ट जिसने हाँ सेम बनेगा, सेम कंटिन्यू कर दो, जिनके पेज खत्म हो गए फटाफट से ड्रॉ करो फॉर्मेट। करो करो, कह रहा हूं वो करो, आप विश्वास रखो, वो इजी है। आप पहली बार पढ़ रहे हो, हमने 2014 में पढ़ा है। बनाओ बनाओ फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट से एवरीबॉडी। ओके सर, मैंने बना दिया फॉर्मेट, ये लिख दिया बैलेंस इज ड्यू आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब बताओ क्या होगा, अब कौन सी इंस्टॉलमेंट आएगी, कम ऑन, इंस्टॉलमेंट नंबर फोर्थ। हाँ भाई, रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक, कितना पैसा आया रे 4000 श्योर, ये आ गए वापस से 4000 रुपये आ गए। ठीक है भैया, 4000 कहाँ से आया, अरे सर बुक में दिया था ना, ये देखो 4000 रुपीज, ये 4000 हमारे पास में आ गए। अब वापस से क्या निकालना है, 4000 किसको पहले बांटे मुझे क्या बता, तो मैं पहले क्या निकालूंगा कि ये मान लो कि ये 4000 अब आखिरी पेमेंट आए तो कितना लॉस हो जाएगा, और वो लॉस बांटने के बाद किसमें नेगेटिव बैलेंस आएगा, वो नेगेटिव बैलेंस भी बांटने के बाद किसका अभी भी कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट आएगा, तो उसको पहले पेमेंट दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो देखो आ जाओ, तो अब मैं यहाँ पे वापस पेन चेंज कर रहा हूँ, और एक बार के लिए वापस से अज्यूम कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, तो मैक्सिमम बताना अब की बार मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, कम ऑन, हेलो 24,000 माइनस 4000 मत कर देना, 22,800 माइनस 4000 कितना आ गया 18,000। अरे 1200 तो सी को दे ही दिए थे ना पहले, तो 22,800 की टोटल कैपिटल बची थी सबकी, इसमें से माइनस कर दिया 4000 रुपए जो आए, तो लॉस कितना हो गया 18,800। तो मैक्सिमम लॉस ऑफ 18,800, ठीक है, इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कम ऑन, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 5:3:2। बताओ कितना कितना आ रहा है, 9,400, 5,640, 3,760। ओके, अभी तक रेड पेन से कर रहे हैं अपन, ये सब रफ रफ वर्क कर रहे हैं अपन, रफ वर्क है ये, रेड पेन मतलब रफ वर्क कर रहे हैं अपन। बताना कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या, कितना, अब लिखना मत लिखना मत, कितना आ रहा है 200, इसमें कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कितना, और इसमें कितना आ रहा है 3440, पॉजिटिव है नेगेटिव, फॉर्म को इनसे लेना है या इनको देना है, इनको देना है, कितना कितना देना है, देखो कितना कितना देना है सर, 200 देने ए को, बी को देने हैं 360, और सी को कितना देने का मोन 3,440, तो दे दो, दे दो, 200 ए को दे दो, 360 बी को दे दो,
और 3440 सी को दे दो। भाई अगर लॉस बांटने के बाद भी इनका कैपिटल बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो अगले अपने से पैसे मांगते हैं ना। कितना मांगता है ए? 200, तो ए को देना है 200। बी कितना मांगता है? 360, तो बी को देना है 360। सी कितना मांगता है? 3440, तो सी को दे दो 3440। और अपने पास अगर इसकी टोटल करोगे ना तो किसके बराबर आएगी? 4000 के बराबर। और अपने पास थे भी कितने? 4000। तो कितने बांट दिए? ए को 200, बी को 360, सी को 3440। ये मैं लॉस वॉस क्यों निकाल रहा था? क्योंकि मुझे पता नहीं पड़ रहा था ना मैं पहले किसको दूं। तो मैंने तो ये मान लिया भाई फाइनल पेमेंट यही आ रहा है। फिर लॉस हो गया, लॉस होने के बाद इनको बांट दिया, लॉस होने के बाद में इनका बैलेंस अभी भी क्रेडिट आ रहा है, मतलब ए को देना है, बी को भी देना है और सी को भी देना है। कितना कितना देना, ऑटोमेटिक निकल के बाहर आ गया। हेलो, तो मुझे यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं पड़ा। मुझे यहाँ पे बस क्या दिमाग लगाना पड़ा कि भैया पहले किसको पेमेंट देना है, वो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा मेरे को। तो ये मैंने तो दिमाग लगाया कि भैया मेरा अगर लॉस हो जाता, वो लॉस बांटने के बाद में भी कौन पार्टनर पैसा मांगता है मुझसे, तो दे दिया जिसको जो मांगता है पैसा। ये 4000 ऑटोमेटिकली बट गया, ये 4000 रुपए ऑटोमेटिकली बट गया भाई साहब। अब मैं वापस से मेरे ब्लू पेन पे आ गया, मेरे मेन पेन पे। एग्जाम में तो एक ही पेन से करना है ना। तो मैं क्या लिखूं? लेस, क्या करा मैंने? 4000 रुपए का पे कर दिया ना, अमाउंट पेड टू पार्टनर्स। कितना कितना? 200, 360, 3440, ओवरऑल मिला कितना हुआ? 4000। तो मेन कॉलम से कर दिया 4000, यहां से लेस, और ए को भी दे दिया, बी को भी दे दिया और सी को भी दे दिया। अब बताओ इतना पेमेंट लेने के बाद में भी कितना बच गया इनकी कैपिटल? अभी भी कितना बैलेंस ड्यू आ रहा है बताओ? अभी भी कितना बैलेंस ड्यू आ रहा है बताओ? अभी भी कितना बैलेंस ड्यू आ रहा है ए का बताओ? रेड पेन को भूल जाओ, ब्लू पेन चेक करो। 9600 में से 200 ही तो दिए, कितना बचा? 9000। अरे यही बचेगा जो ऊपर लाल से लिखा हुआ वो बचेगा। 6000 में 360 दिए, कितने बचे? 5640। और 7200 में से दिए कितने? 3440, कितना बच गया? 3760 बैलेंस ड्यू। समझ में आ गया? सीधा सीधा नहीं किया, उल्टा उल्टा रास्ते गया। पहले मान लिया कि भैया ये फाइनल पेमेंट है, लॉस हो गया, लॉस बांट दिया। लॉस बांटने के बाद में पार्टनर की कैपिटल बैलेंस क्रेडिट आ रही है तो दे दिया भैया उसको, फिर वो हकदार है, ले ले भाई तू ले ले। और लॉस बांटने के बाद में अगर पार्टनर की बैलेंस नेगेटिव आ रही थी तो क्या किया था? जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा था उसको किसमें बांटा? उसको जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसने डेफिशिएंसी को मैट किया, उसके बाद में भी अगर सॉल्वेंट पार्टनर क्रेडिट आ रहा था उसको दे दिया पहले। इसमें क्या दिक्कत? ऊपर स्टेप नंबर 3 में क्या था ना, उसमें स्टेप नंबर 4 में क्या किया? सर लॉस बांट दिया, मैक्सिमम लॉस। लॉस बांटने के बाद ए भी पॉजिटिव आ रहा है, बी भी पॉजिटिव आ रहा है, सी भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ए भी पैसा मांगता है, बी भी मांगता है और सी भी मांगता है। ए को दे 200, बी को दे 360 और सी को दे दिए 3440। ये 4000 रुपये बांट दिए, अपना काम फ्री। अब मेरी बात सुनो, क्या अब कोई पैसा और आ रहा है क्या? क्या अब कोई पैसा और आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये एक्चुअल लॉस है। क्या ये एक्चुअल लॉस? क्योंकि अब 9400 ए को भी नहीं चुका पाए, 5640 बी को भी नहीं चुका पाए और 3760 सी को नहीं चुका पाए। दिस इज एक्चुअल रियलाइजेशन लॉस। जो बैलेंस है ना इनकी कैपिटल में अब जो लेफ्ट अनपेड रह गया है, दिस इज एक्चुअल रियलाइजेशन लॉस। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में रियलाइजेशन लॉस कितना है? एक्चुअल में रियलाइजेशन लॉस कितना है? 18,800। जोड़ लो आप इसको, कितना आ रहा है? 18,800। और हम तो इसको पहले ही मान चुके थे, हम तो इसको पहले ही मान चुके थे। और अब एक्चुअल में हमारे पास कोई पैसा भी नहीं देने के लिए, तो ना तो ए को 9400 दे पाएंगे, ना बी को 5640 दे पाएंगे और ना सी को 3760 दे पाएंगे। तो ये जो बैलेंस लेफ्ट अनपेड है ना, ये क्या है? ये एक्चुअल रियलाइजेशन लॉस है। क्या है ये? एक्चुअल रियलाइजेशन लॉस। कुछ आया? हेलो, तो कैपिटल बैलेंस लेफ्ट अनपेड, remaining capital balance which is
left unpaid is actual realization loss। ये लॉस हो गया सर एक्चुअल में, क्योंकि अब 9,400 देने के लिए ए को नहीं है, 5,640 देने के लिए बी को नहीं है, ठीक है, और 3,760 सी को देने के लिए भी नहीं है। तो दिस इज एक्चुअल रियलाइजेशन लॉस। बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने थोड़ा सा पैटर्न अलग पिक करा, और हमने कौन सा मेथड फॉलो किया, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। उससे क्या हुआ, जो भी पार्टनर हकदार था लॉस लेने के बाद में भी कैपिटल का, उसको पहले देते रहे, ठीक है, उसके बाद जो पैसा बच, उसके बाद जो कैपिटल में बच गया वो हो गया मेरा एक्चुअल रियलाइजेशन लॉस। रिमेनिंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ए एंड बी एंड सी विच इज लेफ्ट अनपेड इज एक्चुअली द रियलाइजेशन लॉस। क्वेश्चन करना कैसे वो आ गया, क्यों करना है वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब आप मेथड नंबर 2 पढ़ोगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं मेथड नंबर 2 से पढ़ाऊंगा। मेथड नंबर 2 का नाम क्या है, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। लिखो मेथड नंबर 2, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। फास्ट एवरीबॉडी। अब देखो सर, इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया ना, वो सेम इलस्ट्रेशन में आपको सेकंड मेथड, इसका नाम है हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। फोकस करना सर, इसके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उससे करवा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा पर ये हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड से अच्छे लेवल का पहुंच गया है, बट होता क्या है वो बता रहा हूं, इजी है समझ में, फिर भी आ जाएगा देखना। हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड के नाम से ना एक चीज समझ में आती है कि जिसकी कैपिटल रिलेटिवली हायर होगी ना, जिसकी कैपिटल रिलेटिवली हायर होगी ना, उस पार्टनर को सबसे पहला पेमेंट करेंगे। देखो प्रॉब्लम पता है क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आउटसाइडर लायबिलिटी को तो बांट दिया पेमेंट, उसके बाद पार्टनर के लोन का ही पेमेंट बांट दिया, अब उसके बाद तीनों पार्टनर बचे, अब पहले किसको पार्टनर को दें, वो जज कैसे करें। तो एक मेथड तो अपन पढ़ के आए, सबसे आसान कौन सा, मैक्सिमम लॉस मेथड यूज कर लो, जिंदगी सेट रहती है। पर एक मेथड है कि नहीं नहीं जी, हमको लॉजिक बताओ, पहले आपने सी को पेमेंट कैसे किया, पहले उसके बाद में आपने पेमेंट ए और बी और सी को कैसे किया, क्या मेथड रहा कि जिसके पीछे कि अपन ने सी को पहले पेमेंट किया, वो मेथड रहा हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। क्या रहा, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। जो मैक्सिमम लॉस मेथड में हुआ है ना, उसका लॉजिक कौन बताएगा आपको, ये हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझना चाहता हूं आपको, जैसे मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए का जो कैपिटल है वो मान लो 5 लाख रुपीज है, ठीक है, बी का जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपीज है, और सी का जो कैपिटल है वो है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। रेशियो है 1 2:2:1, ठीक है भाई साहब। बताना ए ने अपने एक हिस्से के लिए कितने रुपए कैपिटल दी है, ए ने अपने एक हिस्से के लिए, ए के पास में 2 हिस्सा है प्रॉफिट का, अगर 5 हिस्से होते हैं प्रॉफिट के तो ए कितना हिस्सा रखता है, 2। तो ए ने अपने एक हिस्से के लिए कितनी कैपिटल दी है, 2.5 लाख रुपए दिए। एक शेयर के लिए 2.5 लाख दिए ना, तो 2 शेयर के लिए 5 लाख दे दिए अगले ने। सी ने अपने एक शेयर के लिए कितने रुपए दिए, नहीं सी ने अपने एक शेयर के लिए कितने रुपए दिए, 2.5 लाख दिए। तो ए और सी तो बराबर है, सी का एक हिस्सा है 2.5 लाख दे दिए, ए के 2 हिस्सा है 5 लाख दे दिया, सिंपल। बी ने अपने एक हिस्से कितने रुपए दिए, हाँ चलो इसको भी, चलो एक काम करते हैं 1 कर लो, ये लो। बी ने अपने हिस्से के लिए कितने रुपए दिए, एक हिस्से के लिए 3 लाख रुपए दिए भाई साहब, हेलो। तो रिलेटिवली कौन ज्यादा बड़ा पार्टनर है, बी। कौन ज्यादा बड़ा पार्टनर है, बी। तो बी ए और सी से रिलेटिवली हायर कैपिटल रखता है, क्या रखता है, रिलेटिवली हायर कैपिटल रखता है। यार सी ने एक शेयर के लिए 2.5 लाख दिए, बी ने एक शेयर के लिए 3 लाख दिए, और ए ने भी एक शेयर के लिए 2.5 लाख ही दिए, तो किसने ज्यादा दिए, रिलेटिवली किसने ज्यादा दिए। तो पहले पैसे लेने का हकदार कौन बनता है, बी। कितने रुपए पहले बी को देने पड़ेंगे प्रायोरिटी में, 50,000 पहले बी को देंगे ना, तब इनकी कैपिटल जो होगी वो बराबर रिलेशन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, कमॉन,
बराबर रिलेशन में आ जाएगी। तो ये गेम अपन निकालना चाहते हैं यहां पे कि रिलेटिवली किसकी कैपिटल ज्यादा है। जिसकी कैपिटल ज्यादा है उसको पहले पैसा दो, उसके बाद सब बराबर हो गए, फिर उनका पैसा जो आ रहा है वो पीएसआर में बांट दो, फिर कोई तकलीफ नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट आया, मान लो मेरे पास 50,000, तो सबसे पहले 50 किसको देने का, बी को। बी को अगर मैं 50 दे दूंगा, समझना, तो सबकी कैपिटल कितनी हो जाएगी एक शेयर के लिए, एक शेयर के लिए कितनी हो जाएगी कमॉन, 2.5 लाख। उसके बाद सारे पार्टनर एक तरह से रिलेशन में बराबर है, सबने एक एक शेयर के लिए कितने रुपए दिए हैं, अब 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख। अब जो भी पैसा आता है ना उसको इनके पीएसआर में क्या करो, बांट दो। ये सीक्वेंस हमको निकालना होता है और उसका नाम होता है मेथड का हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। अब अपने इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर अपन इस मेथड को लगाते हैं। तो देखो मैंने एक बार यहां पे लिखा कि कितना कैपिटल बैलेंस ड्यू था, किस किस का कैपिटल बैलेंस ड्यू था, ए का, बी का और सी का। कितना था ए का 9,600, बी का कितना था भाई 6,000 और सी का कितना था कमॉन 8,400। जो किताब में दिया हुआ था मैंने लिख दिया। रेशियो क्या था आपस में ए और बी और सी का 5:3:2। अब मैंने क्या करा, इनकी कैपिटल को इनके शेयर से डिवाइड कर दिया, तो पता लग गया कि एक शेयर के लिए कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है ए ने, बी ने और सी ने। तो बताना एक शेयर के लिए ए ने कितनी दी है 1920, बी ने एक शेयर के लिए कितने रुपए दिए हैं 2,000 रुपए, और सी ने एक शेयर के लिए कितने दिए हैं, सबसे ज्यादा कौन है सी, सबसे ज्यादा कौन है कमॉन सी, अरे सबसे ज्यादा कौन है सी, ये समझ में आया। पर बी ने भी ज्यादा ही दिए ना, ए के कंपेयर में तो बी ने भी ज्यादा ही दिए, तो ए के कंपेयर में बी भी बड़ा है और सी भी बड़ा है। ए के कंपेयर में बी की कैपिटल भी ज्यादा है, हायर है रिलेशन में, और बी की कैपिटल के अलावा सी की कैपिटल भी ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है उसके लिए क्या करेंगे, अपन ने यहां पे क्या किया, एक बार ए ने कितने रुपए दिए एक शेयर के 1920, अब मैं 1920 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ए की तो आ गई 9600, ए तो 0 हो गया, ए तो बराबर, ए सबसे पीछे है। अगर मान लो बी भी एक ही शेयर के लिए 1920 देता, बी भी एक शेयर ऑफ कैपिटल के लिए, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए अगर 1920 रुपए देता, तो बताओ बी को 3 शेयर हिस्सा लेने के लिए कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ती, 1920 इंटू 3, कितनी कंट्रीब्यूट करनी पड़ती 5,760, 5,760 यार है। हेलो, अपन क्या करा, ए का सबसे छोटी कैपिटल है, तो ए की कैपिटल को क्या करा अपन ने, बेस बना लिया। ए के कैपिटल डिवाइड बाय रेशियो को अपन ने क्या करा, बेस बना लिया। अब अपन देख रहे हैं कि अगर ए ने एक हिस्से के लिए 1920 दिया है, अगर मान लो बी भी एक हिस्से के लिए 1920 देता, तो उसकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी 5,760। सी भी अगर एक शेयर के लिए 1920 देता, तो सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 3,840। बट एक्चुअल में तो सी की कैपिटल कितनी है 8,400, और होनी कितनी चाहिए थी ए के हिसाब से तो 3,840। तो सी की कितनी कैपिटल ज्यादा है 8,400 माइनस 3,840 कितना आ गया 4,560। मैं क्या निकाल रहा हूं यहां पे, किसकी कैपिटल रिलेटिवली हायर है, किसकी कैपिटल रिलेटिवली हायर है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, हेलो पहली बार कर रहे हैं बट समझ में तो आ रहा है ना, क्या कैलकुलेट कर रहा हूं कि किस पार्टनर की कैपिटल उसके प्रॉफिट शेयर के रिलेशन में ज्यादा है, वो निकालना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहले उसी पार्टनर को पे करूंगा जिसकी कैपिटल रिलेटिवली ज्यादा है। सबको बराबर दे दूंगा तो भैया फिर उस पार्टनर के साथ धोखा हो जाएगा जिसने एक शेयर के लिए ज्यादा पैसे दिए, और उस पार्टनर के साथ मजे हो जाएंगे जिसने एक शेयर के लिए कम पैसे दिए हैं। तो यार ये जागती नहीं करने देंगे हम उस पार्टनर को ज्यादा पैसा पहले देंगे जिसकी कैपिटल रिलेटिवली ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या आपको, हेलो। तो मैंने क्या किया, सी की कितनी एक्सेस कैपिटल है 4,560, ऐसे ही बी का 6,000 कैपिटल थी, पर अगर बी ए के हिसाब से ही कंट्रीब्यूट करता तो उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 5,760, है कितनी 6,000, होने कितनी चाहिए थी 5,760। तो एक्सेस कितनी है बी की भी 240, ए की तो है ही कितनी 9,600, एक शेयर के लिए 1920 होती है, तो 5 शेयर के लिए कितनी होती 9,600। तो ए की एक्सेस कैपिटल कितनी है, ए की तो एक्सेस कैपिटल
कुछ भी नहीं है, ए तो सबसे छोटा है। एक ए की कैपिटल को बेस बना के हमने बी और सी की कैपिटल निकाली और फिर पता लगाया एक्सेस कितनी है, फिर पता लगाया एक्सेस कितनी है। कुछ आया? आया या नहीं आया? अरे बोलो, आया या नहीं आया यहाँ तक? क्या निकाला ये 4560 क्या है? एक्सेस कैपिटल इन रिलेशन विथ ए। बी की कैपिटल ये 240 क्या है? एक्सेस कैपिटल इन रिलेशन विथ ए। ए के कंपेयर में 240 ज्यादा है बी के, और ए के कंपेयर में सी के 4560 ज्यादा है। कुछ आया? अरे बोलो, जो आया क्या समझा रहा हूं, जो आया क्या बोलो। अरे बोलो, आया क्या? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया, तो अब इसमें क्या है कि अब है ना, बी की ज्यादा है या सी की ज्यादा है। अब इसके लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे बोल दो कि सी की ज्यादा है। अब सी की ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है वो निकालना पड़ेगा। तो सुनो भैया, अब वापस से आगे कैलकुलेशन होगी। बी की ज्यादा कितनी आई? 240। सी की ज्यादा कितनी आई? 4560। अब पहले अगर मान लो 100 रुपए आ गए, तो अब बी को दें या सी को दें? ए को तो नहीं देना, ए को तो देना ही नहीं है, ए को तो देना ही नहीं है, क्योंकि ए तो बिल्कुल लास्ट में पेमेंट होएगा जब पहले सी के 4560 चूक जाएंगे और बी के 240 चूक जाएंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा ना, वो ए और बी और सी में 5:3:2 में आ जाएगा। क्यों? अगर इनका पैसा एक्स्ट्रा वाला चुका दिया, उसके बाद इनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके बाद तो सबकी कैपिटल क्या हो जाएगी? रिलेटिवली बराबर हो जाएगी। रिलेटिवली सबकी कैपिटल क्या हो जाएगी? उसके बाद तो बराबर हो जाएगी। तो फिर इनको दोनों को पैसा देने के बाद जो भी अपने पास पैसा बचेगा, वो ए और बी और सी में किस रेशियो में बांट देंगे? 5:3:2। तो किसी साथ भी अन्याय नहीं होगा ना। सबसे पहले तो बताओ किसको जानी चाहिए? बी और सी को। कितनी कितनी? 240 बी को और 4560 सी को। अगर 4560 सी को और बी को 240 मिल गए, उसके बाद जो भी पैसा आता है वो ए में, बी में और सी में किस रेशियो में बढ़ जाए तो भी परवाह नहीं। 5:3:2 में बढ़ जाए तो भी परवाह नहीं, क्योंकि उसके बाद तो इनकी कैपिटल इसके पीएसआर के हिसाब से ही बराबर हो जाएगी। यस और नो? ये समझ में आ गया? आगे समझ में? पक्की बात है ना? क्लियर है? ओके। अब देखो, यहां तक तो सेट था, ठीक है, पर क्या पता क्वेश्चन इसके भी आगे आ जाए। और देखो ये आ गया, क्योंकि इलस्ट्रेशन 6 जो अपन ने करा था ना, वो वैसे मेथड से, कौन सा इजी मेथड से करा था अपन ने? मैक्सिमम लॉस मेथड से। उतनी इतनी पंचायती नहीं लगानी थी वहां पे क्या करना था? लॉस हो गया मैक्सिमम, लॉस को बांटो, डेफिशिएंसी को बांटो, जिसका पेमेंट बचा दे दो। बढ़िया था ना वो। अभी उसमें देखो आनंद आएगा अभी आगे, देखना। ये आगे समझ में यहाँ तक तो आ गया। अब देखो, अब मेरे को ये चेक करना है कि यार चलो बी को भी 240 पहले देने और सी को भी 4560 देने पहले, पर इन दोनों में से पहले किसको देने वो भी तो चेक करना पड़ेगा। इन दोनों में से पहले किसको देने वो भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा तो बी की भी है और ज्यादा तो सी की भी है। अब पहले किसकी ज्यादा? सी की ज्यादा या फिर बी की ज्यादा? तो अब मुझे फिर चेक करना पड़ेगा कि रिलेटिवली अब बी और सी में ज्यादा कौन है। तो अब कैलकुलेट करता हूं, तो वापस से मैंने क्या लिखा? रेशियो। तो अब है ना, ऊपर वाली कैलकुलेशन भूल जाना। अब फॉर टाइम बीइंग, एक बार जो अपन ने ऊपर करा ना, ये सी से ऊपर का, एक बार इसको भूल जाना, है ना। ये इसको मैं भूल जाओ, गोली मारो इसको। बस अब ध्यान किस पे रखो? 240 और सी के 4560। ये क्या है? सरप्लस कैपिटल या फिर एक्सेस कैपिटल। किसके कंपेयर में? ए के कंपेयर में। वेरी गुड, यहां तक आ गया ना? ओके, यहां तक आगे सेट है? ओके। अब देखो, अब मैं जानना चाहता हूं सारा बी बड़ा है या सी बड़ा है अभी भी, ठीक है। वापस से मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसकी एक्सेस कैपिटल को किससे डिवाइड करना चाहिए मुझे? इनके रेशियो से, इनके रेशियो से। तो 240 डिवाइड बाय 3 करना है। एक्सेस कैपिटल पर शेयर कितनी आई? एक्सेस कैपिटल पर शेयर कितनी आई? 80। एक्सेस कैपिटल पर शेयर सी कितनी आई? 2280। अब तो दिखी गया कौन बड़ा है? सी ही बड़ा है। हेलो, अब तो दिखी गया कौन बड़ा है? सी बड़ा है। बी और सी में से भी कौन बड़ा है? सी। बी और सी में से भी कौन बड़ा है? सी। क्योंकि एक्सेस कैपिटल पर शेयर बी की आ रही है 80, एक्सेस कैपिटल पर शेयर सी की आ रही है 2280। यहां तक आया? अरे बोलो, समझ में आ रहा है यहां तक? क्या निकाला मैंने पहले? सबसे पहले तो मैंने निकाला ए के कंपेयर में बी और सी की एक्सेस कैपिटल, पर दो जनों की एक्सेस आ गई, मरवा दिया। अब फिर पता लगाना पड़ेगा कि दोनों की कंपेयर में किसकी बड़ी है। तो मैंने एक्सेस कैपिटल को वापस डिवाइड करा इनके रेशियो से। तो एक्सेस कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 80, एक्सेस कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट आया सी का 2280। हेलो, कम किसकी है?
बी की, वापस से किसको बेस बना लेंगे, बी को। अब बी की कैपिटल को बना लो बेस, ठीक है। 80 इंटू 3 करा तो बी की तो 240 आ गई, खत्म। पर अगर मान लो सी की भी पर शेयर एक्सेस कैपिटल 80 होती, सी की भी पर शेयर एक्सेस कैपिटल 80 होती, तो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, 2। तो सी का पर शेयर एक्सेस कैपिटल कितना आता, 160 आता। पर एक्चुअल में सी का पर शेयर एक्सेस कैपिटल कितना आया था ए के कंपेयर में, एक्चुअल में सी का एक्सेस कैपिटल कितना आया था ए के कंपेयर में, 4560। और बी से कंपेयर करा तो अल्टीमेटली बी से कंपेयर किया तो बी के हिसाब से तो कितनी होनी चाहिए थी एक्सेस कैपिटल, 160 होनी चाहिए थी पर शेयर। पर सी की कितनी है एक्सेस कैपिटल ए के कंपेयर में, 4560। अगर बी से कंपेयर करें तो एक्सेस कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी पर शेयर, 160। तो सबसे भयंकर ये बताओ, सी सबसे ऊपर, सी की कैपिटल सबसे ऊपर, ए से भी ऊपर बी से भी ऊपर, कितनी, कम ऑन 4400। सी राजा है। सी बोल रहा है सबसे पहले अपन लेंगे 4400। कितने लेंगे, 4400। उसके बाद सी बोला सबसे पहले मैं लूंगा 4400। उसके बाद सी बोला कि मैं और बी अब बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले सी लेगा 4400, उसके बाद कौन बराबर हो गए, बी और सी। अभी तो ए तो दूर की बात है, सबसे पहले कौन लेगा पैसे, सी। कितने, 4400। उसके बाद कौन बराबर हो गए, बी और सी। अब बी और सी आपस में कितना कितना लेंगे, बी तो लेगा 240 और अब सी कितना लेगा, बचा हुआ 160। सबसे पहले सी ने कितने ले लिए, 4400। उसके बाद जो भी पैसा आया, उसके बाद बी और सी ने किस रेशियो में पैसे ले लिए, 3:2, 3:2 में 240 और 3:2 में 160 सी ने ले लिए। अब ए और बी और सी सब बराबर है। अब जितना ही पैसा आएगा ना, उसको ए भी बांटेगा, बी भी बांटेगा और सी भी बांटेगा। किस रेशियो में, 5:3:2। हेलो, क्या बताया मैंने, कौन रिलेटिवली ज्यादा कैपिटल दिया, जिसने ज्यादा दिया वो पहले लेगा। दो ने ज्यादा दिया तो दोनों में से ज्यादा किसने दिया, वो पहले लेगा। तो दोनों में से ज्यादा कौन था, सी। तो सी को दे दिया पहले 4400, सी खुश। सी को 4400 देने के बाद में अब सी और बी बराबर हो गए। पर कितने रुपए तक बराबर है, बस वो 240 और 160। अब 240 बी ने भी ले लिया, 160 सी ने भी ले लिया। अब कौन बराबर, तीनों बराबर, ए बी और सी। अब तीनों बराबर। अब जो भी पैसा बचाना लास्ट में उसको किसी में बांट देने का, 5:3:2। तो किसी को भी गम नहीं होगा। अब जो अपन ने अभी इलस्ट्रेशन किया था ना, अब ये अपन ने पढ़ लिया, अब इस रेशियो में बांटते हैं, आ जाओ। ठीक है, चलो बताओ अपने पास में कितने पैसे आए थे, टोटल टोटल टोटल, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कितने आए थे। लाइबिलिटी वाइबिलिटी चुकाने के बाद में, लाइबिलिटी फाइबिलिटी को चुकाने के बाद में 1200 तो आए थे एक, और 4000 आए थे एक, यस और नो। तो टोटल कितने आए थे अपने पास, 5200। ठीक है, सबसे पहले राजा कौन है, ठीक है। तो ए बी और सी, ठीक है। एक बार ये कितने मांगते हैं वो लिख रहा हूं यूं नॉलेज के लिए। तो वैसे तो ए 9600 मांगता है, बी 6000 मांगता है और सी 8400 मांगता है। ठीक है, यही तो था अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू भाई, अमाउंट ड्यू। सबसे पहली प्रायोरिटी पेमेंट की, सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी कितनी, 4400। अब कौन बराबर, बी और सी। अब जो ही पैसा आया तो बी और सी कितना कितना ले लेंगे, 3:2 रेशियो में, 240 बी, 160 सी। निकाला था ना अभी, प्रूव तो कराया था यार, आप ऐसे मत करो। 240 बी और 160 सी। अब कौन बराबर, ए भी बराबर, बी भी बराबर और सी भी बराबर। जितना शेयर है उतना ही माल कैपिटल में बचा है, जितना शेयर है उतना ही माल कैपिटल में बचा है। अब ए और बी और सी बराबर है। अब पहले बताओ पैसा कितना बचा, 5200 में से 4400 दे दिए पहले सी को, फिर बी और सी को साथ में दिए, बी और सी को साथ में दिए 400 रुपए। कितना बचा, 400। अब ये 400 रुपए किन किन में, किस रेशियो में बांट देंगे, ए में भी, बी में भी और सी में भी। बताना कितना आ जाएगा ए में,
120 और 80। यही तो अपन ने उस क्वेश्चन में भी किया था। लास्ट में ए का बैलेंस कितना बचा था देखो, बी का कितना बचा था 600, और सी में 3000। यही तो आया था, चेक करो अमाउंट ड्यू लास्ट में कितना आया था, वही आया था ना। पर क्यों आया समझ में आया क्या? अरे बोलो, अरे बोलो भाई। अब बताओ कौन सा इजी, ये वाला या वो वाला? वो फर्स्ट सर ये मैथमेटिकली इजी है, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से मैक्सिमम लॉस इजी है। कुछ भी कह लो भाई, आप कह लो होशियारी के लिए, नहीं नहीं ये वाला इजी वो वाला इजी, भाई साहब इसमें ऊपर नीचे हो गया ना, 3/2 रन सेट भूल गए, हो गया कार्यक्रम सेट, फिर घूमते फिरो। अब वो मेरे से एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, मैं ढूंढ रहा था कहाँ हो गया भाई, क्या हो गया, ये हो क्या रहा है, समझो आप। हेलो, तो इसलिए कौन सा इजी है, मैक्सिमम लॉस मेथड इजी है, उसमें झमेला ही नहीं है भाई, वो सबसे बढ़िया। हाई रिलेटिव फिलेटिव निकालना ही नहीं, ऑटोमेटिक पहले पेमेंट किसको जाएगा, जिसकी कैपिटल ज्यादा होगी रिलेटिवली। तभी तो सी को पहले 1200 गए थे। हेलो, ज्यादा बड़ा राजा कौन था, सी, उसने अपने आप निकाल लिया। उसने लॉस बांटने के बाद भी बढ़ा रहा है, ले भाई सी तू आजा, लॉस देने के बाद में भी तेरी कैपिटल ज्यादा आ रही 1200, तू ले ले भाई। उसके बाद में अपन ने फिर लॉस निकाला, फिर बांटने के बाद में ए और बी और सी में अपने आप बटा, इतना पंचायती करने की जरूरत नहीं थी, सारा अपने आप कार्यक्रम सेट हो गया वहां। और इस मेथड में पहले निकालना पड़ेगा, पहले किसको दें, फिर किसको दें, और फिर किसको दें। समझ में आ रहा है क्या? और ये कब करना है, मेथड कब लगाने होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी और पार्टनर के लोन को चुकाने के बाद की पंचायती हैं ये। तो दो मेथड है, कौन कौन से, मैक्सिमम लॉस मेथड, और कौन सा है, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। समझ में तो आया क्या, पक्की बात, क्लियर एकदम, श्योर। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं हायर रिलेटिव से नहीं करवा के, मैं अगले वाले इलस्ट्रेशन को दोनों से करवा दूंगा, ठीक है। तो वहां पे एक बार अपनी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मैक्सिमम लॉस से भी कर लेंगे, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हाँ यार अपने को आ भी गया है। और फिर उसी क्वेश्चन को एक बार हायर रिलेटिव से कर देंगे, थोड़ा वो इजियर साइड पे। और फिर अपन एक ऐसा ही जलवेदार क्वेश्चन कर लेंगे जहाँ पे 2-2 3-3 स्टेप के अंदर रिलेटिव कैपिटल निकली जा रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप एक बार एक काम करो, बस सिर्फ एक टेबल नोट कर लो, सिर्फ ये टेबल नोट कर लो बस, ओनली दिस टेबल प्लीज। अरे एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना, बहुत इजी लगेगा भाई। हम लोग को इसलिए अच्छा लगता है, हम हमारा काम ही यही है भाई, हम तो यही करते रहते हैं दिन भर। और कब से 10-10-11 साल हो गए ये क्वेश्चन करे हुए हमारे को। 2013 में पढ़ा था मैंने पहली बार डिसोल्यूशन, 2024 है, तो इजी लगेगा नहीं क्या? ये टेबल लिखो फटाफट, पहले पहले तो मेथड का नाम लिख दो, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 के आपने वर्किंग नोट बना लिया, कैलकुलेशन ऑफ हायर रिलेटिव कैपिटल कर लिया आपने, ये करो फटाफट से एवरीबॉडी, नोट दिस डाउन।